इसके बाद जनाब एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके चला जाता है वो है जी आपका टारगेट प्रोग्राम। कि आपका टारगेट प्रोग्राम क्या है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा इंटरव्यू के अंदर कि आपका जो टारगेट प्रोग्राम क्या है, टारगेट प्रोग्राम है कौन सा, उसका रिलेशनशिप क्या है आपसे। ठीक है, फर्दर ये है कि वो जो टारगेट प्रोग्राम है आप उस टारगेट प्रोग्राम में क्यों जाना चाह रहे हैं। मींस कि जो ये टारगेट प्रोग्राम है, लाइक अगर आपका कोई एमएस की डिग्री है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो याद रखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस डिग्री का नाम बहुत क्लियरली आना चाहिए। उस एमएस का नाम बहुत क्लियरली आना चाहिए। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में हम एज कंपेयर टू पाकिस्तान लें तो पाकिस्तान में क्या होता है, आपने बीएस फिजिक्स में किया और एमएस में फिजिक्स में कर लिया। लेकिन जर्मनी जो है इसमें मोस्टली जो आपके एमएस हैं, तमाम डिग्रीज जो हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशंस की या स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर ये बेस करती हैं। लाइक अगर आपने फिजिक्स में बीएस किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबल आप नैनो टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं जर्मनी में एमएस में, आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं एमएस में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मैथ में कुछ पढ़ा हुआ है तो जर्मनी में आप मैथमेटिकल मॉडलिंग में जा सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम्स में जा सकते हैं। मींस कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से थोड़े से नाम लंबे होते हैं, तो वो नाम जो है हमारे प्रोग्राम का वो हमें हर सूरत में याद होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो नाम जो है वो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन भी ना कर सकें और उसे प्रोनाउंस भी ना कर सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपका नाम आपके प्रोग्राम का आपको पता होना चाहिए। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोग्राम की आउटलाइन है, आपके प्रोग्राम की जो हम टारगेट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आपने अपने टारगेट प्रोग्राम की मॉड्यूल्स डिटेल या कोर्स आउटलाइन मेन हेडिंग्स के साथ, जिस तरह हमारे बीएस के ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हमारे मॉड्यूल नेम लिखे होते हैं, मैं सिर्फ उस मॉड्यूल नेम की बात कर रहा हूं, मैं सब हेडिंग्स की बात नहीं कर रहा। हमें वो मॉड्यूल नेम्स 4 to 5 मॉड्यूल नेम्स हमें हर सूरत में अपने प्रोग्राम के टारगेट प्रोग्राम के याद होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपसे आपका टारगेट प्रोग्राम पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि जो टारगेट प्रोग्राम है इसमें जो कोर मॉड्यूल हैं ये 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, वो 4, 5, 6 ये आपको याद होने चाहिए हर सूरत में। ये वो आपसे पूछ भी सकता है, वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है, याद रखिए। मैं बात कर रहा हूं एज रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू जर्मन एम्बेसी इंटरव्यू के, कि जो जर्मन एम्बेसी का इंटरव्यू है उसमें क्या है वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है कि काइंडली आप जो है वो अपने को मॉड्यूल लिस्ट मुझे लिख दें। अब मॉड्यूल लिस्ट में अगर फ़र्ज़ करें 15 सब्जेक्ट हैं तो 15 सब्जेक्ट तो किसी को याद नहीं होते, 4, 5, 6, 7 जितने आपको, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम एज मच एज कैन जो है एज मैनी एज कैन जो आप अपने जो है वो आप रिमेंबर रख सकें, याद कर सकें। वो लाजमी जो है वो मॉड्यूल नेम आपको पता होने चाहिए। और फिर एक और आपने कोशिश करनी है कि मॉड्यूल नेम आपने वो याद रखने हैं जो मॉड्यूल नेम्स आपकी जो बीएस का ट्रांसक्रिप्ट है उसमें भी पाए जाते हों। मींस कि एमएस की मॉड्यूल लिस्ट में से हमने वो प्रोग्राम चूज करने हैं जो हमारे पास बीएस की हमारी लिस्ट में भी मौजूद हैं। समटाइम बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम उनकी एडवांस जो है वो लेवल को स्टडी करने जा रहे होते हैं, लेकिन नाम उनका वही होता है। ये क्या होगा, ये आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्प आउट करेंगे आपके एमएस और बीएस की डिग्री के दरमियान। इन दोनों के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप आपका, अगर वो आपको कहता है कि प्लीज रिलेट योर प्रीवियस डिग्री विद योर टारगेट एमएस प्रोग्राम, तो वो क्या है, जो ये दोनों मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया, ये दोनों इनको आपस में आपको रिलेट करना जो है वो काफ़ी आसान होगा। ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सब चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। अगर सिमिलर जो है वो आप कह लें कि डोमेन के मॉड्यूल्स होंगे, उन्हें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे राइटिंग में भी और ओरली भी,
कि जो है प्रीवियसली मैं इन तमाम मॉड्यूल्स के बेसिक नॉलेज मेरे पास है। बेसिक नॉलेज में आप एक दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाउ आई वांट टू स्टडी इन जर्मनी जस्ट टू गेट एडवांस नॉलेज ऑफ दीज डोमेन्स। उसमें अगेन आप 3-4 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज क्या करेंगी, ये आपको हेल्प आउट करेंगी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपनी ओल्ड डिग्री के साथ अपनी नई डिग्री का, जो आपका एमएस का टारगेट का प्रोग्राम होगा। ठीक है जी, ये है हमारे प्रोग्राम कोर्स को लेके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए। और सेकंड थिंग इसमें यह है कि टारगेट आपका जो एमएस प्रोग्राम है या जो भी आपका बीएस प्रोग्राम है, यू शुड नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि वो कितने सेमेस्टर पे बेस है। अब जर्मनी है, जर्मनी में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं एमएस के, वो 3 सेमेस्टर्स के भी अवेलेबल होते हैं, वो 4 सेमेस्टर्स के भी अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से ट्रैवल करते हैं, दे मोस्टली यूज टू हैव 4 सेमेस्टर अहेड इन देयर मास्टर। लेकिन उसकी वजह क्या है कि जो हमारी यहाँ पे बीएस की डिग्री है, वो जब हम उसकी जर्मन जो उनका ECTS सिस्टम, उसमें हम इसे अपने क्रेडिट आवर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो वो 180 कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो एज रिकमेंडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, यानी कि हम अपने क्रेडिट्स को खुद मल्टीप्लाई करके उसे नहीं कर सकते। हमारी जो HEC है उसने इंटरनेशनली हमारी डिग्री को 180 ECTS का सबको ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ये 180 ECTS की है। जबकि जर्मनी में जो बीएस की डिग्री होती है वो 210 ECTS की है। मींस हम 30 ECTS पीछे होते हैं और हमें 30 ECTS एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, किसी वक्त में एक वक्त ऐसा था, अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो वो 30 ECTS मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट अपने 3 सेमेस्टर के साथ ही पढ़ लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मोस्ट ऑफ टाइम तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो बच्चा 30 ECTS लैग कर रहा होता है उसे 4th सेमेस्टर भी ऑफर करते हैं। तो मींस के हमारी जो डिग्री, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके जो मोस्ट ऑफ एमएस के प्रोग्राम हैं, हम उन्हें बता सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर कि मेरी एमएस का जो प्रोग्राम है ये 4 सेमेस्टर का है। ठीक है, क्योंकि हमारी, अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीज़ा ऑफिसर इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो पूछता है कि हाउ कम इट्स ऑफ 4 सेमेस्टर, तो फिर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये क्या है, ये एमएस प्रोग्राम का हमारा जो टारगेट प्रोग्राम है उसकी डिटेल हमारे पास बड़ी, हमें उसकी चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम है, ठीक है, एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक, समटाइम ये इंटेंडेड ट्रैवल डेट भी होती है आपकी। ठीक है, आपकी इंटेंडेड ड्यूरेशन भी होती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होनी है। ठीक है, एडमिशन लेटर को लेके 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो है इनरोलमेंट डेट क्या है आपकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट क्या है, आप किस डेट को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और थर्ड थिंग जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। हम दोबारा से रिपीट करते हैं प्रोग्राम के लिए कि आपकी क्लासेस जो हैं, नंबर 1 चीज़ होगी कि इनरोलमेंट की डेट क्या है, सेकंड ये है आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट क्या है, और क्लासेस आपकी कब स्टार्ट हो रही हैं। ये तीनों चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए, ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है तो वो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और याद रखें, जो आपकी, जब आप ड्यूरेशन में 2 डेट्स देते हैं कि प्रोग्राम जो है वो दिसंबर 2023 में स्टार्ट होगा, 24 में स्टार्ट होगा और ये अक्टूबर 25 में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। जो एंड डेट है ये जस्ट आप एक उसे टेंटेटिव डेट दे सकते हैं,
ये कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि आप किसी से पूछने के लिए चले जाएं। जस्ट आफ्टर 4th सेमेस्टर की आप जो है वो एक टेंटेटिव डेट उसे दे सकते हैं कि जनाब मेरा जो ये प्रोग्राम है ये इस डेट को इसकी जो है वो एंड ड्यूरेशन है, यहाँ तक का मुझे वीज़ा चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और आपके टारगेट एमएस के प्रोग्राम को लेके एक और बड़ी जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम लेके चलते हैं, वो है जी आपकी स्कोप ऑफ योर प्रोग्राम। कि आपका प्रोग्राम का स्कोप क्या है, आपका प्रोग्राम का स्कोप क्या है। मोस्ट ऑफ टाइम जो स्कोप है ये आता है कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स, कि ये प्रोग्राम आपको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेशलिस्ट बना देगा। क्योंकि आपका जो एमएस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप फर्दर मॉडर्न मशीनरी के ऊपर काम कर सकेंगे, मॉडर्न रिसर्च कॉन्सेप्ट पे काम कर सकेंगे। ठीक है, कुछ लोग स्कोप को इस चीज़ के लिए भी लेके जाते हैं, कुछ लोग स्कोप को कम्युनिटी के लिए भी लेके जाते हैं कि ये किस तरह की कम्युनिटीज़ को आपका ये प्रोग्राम जो है वो सर्व करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों का ना एक बड़ा आसान सा हल है। हमारी एक आदत है बीइंग अ पाकिस्तानी स्पेशली, ठीक है, बाकी लोगों का तो जो नेशंस और हैं उनका भी अपने अपने सब लोगों के एक जो है उनके टेम्परामेंट्स होते हैं लर्निंग के। लेकिन हम जो हैं हम ज़्यादातर उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर नहीं करते जिन्हें हम पढ़ने जा रहे होते हैं। अगर हम उन प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें तो याद रखें हमें उस प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर लाजमी उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप मिलेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखें जो सुनी हुई चीज़ है वो आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन जो रिटन चीज़ होगी ना, जब उसे आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, एक तो वो आपका राइटिंग का एप्टीट्यूड डेवलप करेगी कि इसे लिखना किस तरह से है, इसने अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई है तो मैं भी इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, वो स्कोप को लाजमी पढ़ें। ठीक है, कि जो मेरी डिग्री है ये मुझे कहाँ लेकर जाएगी। हम किसी इंजीनियरिंग फील्ड में एंड करेंगे या हमें ये जो रिसर्च में कहीं आगे लेके जाएगी, स्पेसिफिकली क्या चीज़ है जो मुझे, जो स्पेसिफिकली ये डिग्री मुझे एट द एंड क्या प्रोवाइड करेगी और मेरा स्कोप उसमें कितना वाइड होगा। इंडस्ट्रियल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, उसका सोशल स्कोप हो सकता है। ठीक है, मीन्स क्या है, ये अगेन जो ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ओरली पूछी भी जा सकती हैं, आपको लिखने के लिए भी दी जा सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप 4-5 लाइनों में इन चीज़ों को अपनी इंग्लिश के अकॉर्डिंगली लिख लें, ताकि वो आपको कोई चीज़ करने के लिए देता है, वहाँ पे टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में आप ये सारे काम को खैर वाफियत से टाइमली मैनर में इसे आप लिख सकें। ये हमारे प्रोग्राम को लेके हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और एक और चीज़, ये चीज़ आपके एडमिशन लेटर को लेके बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो एडमिशन लेटर को लेके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सबसे उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो वीज़ा ऑफिसर पूछता है ये आपका कंडीशनल लेटर है कि ये आपका अनकंडीशनल लेटर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लेटर है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अब याद रखिएगा हम विद रेफरेंस टू जर्मनी बात कर रहे हैं। अब जो जर्मनी है, जर्मनी में जो मोस्ट ऑफ जो हम जैसे कि यूरो एजुकेशन है, मैं यूरो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। यूरो एजुकेशन है, हम सिर्फ जर्मनी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे हम अगर लेमैन लैंग्वेज में दें तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जिस तरह सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इसी तरह ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट फंडिंग, इंडस्ट्रियल फंडिंग के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से जब भी कोई लेटर आएगा वो हमेशा अनकंडीशनल लेटर होता है। वो लेटर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से आता है वो हमेशा अनकंडीशनल लेटर होता है। ठीक है, लेकिन
कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं? कंडीशन आपकी कोई लैंग्वेज की कंडीशन हो सकती है, आपके कोई एप्टीट्यूड की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, आप पे कोई फी की कंडीशन हो सकती है। जो ये मैं बात कर रहा हूं, अब अगर हम एज कंपेयर टू उसे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के जो अनकंडीशनल लेटर हैं, सॉरी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो कंडीशनल लेटर आएगा उसमें या तो आपकी लैंग्वेज की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, जस्ट यानी कि आप इसे माइनर, शायद कोई एक आधी यूनिवर्सिटी इस तरह से एडमिशन्स को डील करती हो, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ये आपको कंडीशन दे सकती है कि आपने फीस जमा करवानी है। अगर उस प्रोग्राम की फीस है तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी में तमाम एजुकेशन जो है वो फ्री हैं। जर्मनी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी तमाम फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्री नहीं है। जर्मनी में सिर्फ वो प्रोग्राम्स फ्री हैं जिनकी जर्मन्स को ज़रूरत है, जिनकी जर्मन्स को ज़रूरत है, जिनकी जर्मन इंडस्ट्री को ज़रूरत है, ठीक है, वो प्रोग्राम फ्री हैं। अगर आप, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको 8-8 यूरो पर सेमेस्टर, 8,000 यानी कि 8,000 यूरो पर सेमेस्टर फी वाले प्रोग्राम भी आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर होगी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दोबारा हम रिपीट करते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आपकी डिग्री कंप्लीशन, अगर अब डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, कुछ यूनिवर्सिटी ने आपको इंटरटेन कर लिया है, तब आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी लैंग्वेज, आपका कोई लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज का स्कोर आपका अप टू मार्क नहीं है, तो तब ये कंडीशन हो सकती है आपके उसके अंदर। या इन सम केसेस ये भी जस्ट जो है ना वो बहुत इसका लीस्ट जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको फ़ी पे करने के ऊपर आपका अनकंडीशनल लेटर सेंड किया जाएगा, ये कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, उनके लेटर जो हैं वो अनकंडीशनल लेटर होते हैं। और कंडीशन को लेके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन को लेके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन की थी कि विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी डिग्री 180 ECTS की कन्वर्ट होती है जब वो जर्मनी में कंसिडर की जाए, ठीक है। और जो जर्मनी की ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 210 क्रेडिट्स की है, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कुछ कंडीशनल लेटर ये भी होते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 30 ECTS जो है स्टूडेंट को अपनी डिग्री के दौरान कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये वो कंडीशन है जो वीज़ा लगने के बाद इंप्लीमेंट हो रही है। ये कंडीशन वो है जो ये ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को ये करनी पड़ते हैं, ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री जर्मनी में 3 सेमेस्टर्स की MS की डिग्री है। तो अभी क्या है, उन्हें जो अपना जो ये 30 ECTS का गैप है, ये उन्हें वहाँ जाके उन्हें जो है वो इन्हें करना पड़ेगा। 30 ECTS वो अपनी डिग्री के दौरान या एक्स्ट्रा से एक सेमेस्टर लेके वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब जो ये वाली कंडीशन है, याद रखिएगा, ये कंडीशन ऐसी है जो जर्मन वीज़ा के बाद जर्मनी जाकर ये पूरी होने वाली कंडीशन है। इस तरह की कंडीशंस को हम जो है वो कंडीशन नहीं समझते। इस तरह की कंडीशन, वो कंडीशन जो वीज़ा लगने के बाद इंप्लीमेंट हो रही है, उसका जो लेटर है वो भी अनकंडीशनल लेटर होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने ये कंडीशनल और अनकंडीशनल का जो है वो हमने वो डिस्कस किया है। इसकी भी बड़ी डिस्कशन होती है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपसे राइटिंग में भी पूछी जा सकती है और ये चीज़ आपसे ओरली भी पूछी जा सकती है। राइटिंग में आंसर करने के लिए अगेन आपने इसे 3-4 लाइनों में इसे हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। याद रखें, चीज़ों को कॉपी पेस्ट ना करें कहीं से, ठीक है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए,
वो सब लोगों को आइडिया है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में वो आपको एक पेज लिखने के लिए दे देते हैं। वो सम टाइम 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो पेज के ऊपर सम टाइम लिखे भी होते हैं, सम टाइम वो वैसे आपको एक वाइट पेज दे देते हैं और आपको बता देते हैं वाई जर्मनी, वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस सिटी, योर फ्यूचर गोल्स, ठीक है, प्लीज़ रिलेट योर प्रोग्राम विद योर प्रीवियस प्रोग्राम। इस तरह की जो है वो आपको वो क्या कहते हैं, आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दे देते हैं। याद रखिएगा वहाँ पे आपने इधर उधर नहीं देखना, किसी से कॉपी नहीं करना। ये इंतहाई बैड इंप्रेशन है। इसके ऊपर अक्सर व बेशतर बच्चे की रिजेक्शन भी आ जाती है कि बच्चे ने सब कुछ बड़ा अच्छा किया हुआ, लेकिन बच्चे ने जाके अपने साथ वाले कैंडिडेट से देख के उसने लिखना शुरू किया और वीज़ा ऑफिसर ने उसे नोट कर लिया। याद रखें, आपके मार्क्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। मैं इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप कहीं इंटरनेशनल स्टडी के लिए जा रहे होते हैं, आपके मार्क्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपके फाइनेंसिस के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन होती हैं जब आपकी इंटरव्यू के दौरान और आपकी एप्लीकेशन की एवेल्यूएशन के दौरान कि आपकी एथिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आपने कोई क्रिमिनल इंटेंशन, कोई कॉपी, कोई नकल, कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की है ड्यूरिंग वहाँ पर बैठते हुए, तो ये चीज़ें वो हैं जो आपके लिए इंतहाई किस्म की लीथल हैं वीज़ा लगने के लिए। ठीक है, हम बाज़ दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बस सब कुछ ठीक था, कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये ऐसे हो नहीं सकता। कहीं ना कोई ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। इसकी मैं आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ। मुझे 14 साल हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। अब इस 14 सालों के अंदर मेरा ख्याल है अभी तक 14 सालों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे 14 सालों में कितने वीज़े रिजेक्ट हुए होंगे, तो ये हार्डली 6 to 7 होंगे। 14 सालों में हार्डली 6 to 7। वैसे तो ये इंटरव्यू का ये वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आई थिंक एक्सप्लेन करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक तो आप कहीं भी जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी के पास भी आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जाते हैं, एक चीज़ याद रखें, उसे सब चीज़ें बताएं कि आपका पासपोर्ट कहाँ कहाँ गया, किस किस जगह गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। रिजेक्शन है तो वो क्या था, रिजेक्शन के बाद बैन तो नहीं लग गया। ठीक है, मेरा पहला वीज़ा एक बच्चे का रिजेक्ट हुआ, ये पुरानी बात है, ये मेरा ख्याल है शायद 2015 की बात होगी। ठीक है, 2015 के अंदर या 15 या 14 की बात होगी। अब 2015 और 14 के अंदर जनाब क्या हुआ कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन थी। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ मुझे रिजेक्शन का एक्सप्लेन किया कि मेरी रिजेक्शन है, लेकिन मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने सिंपल एम्बेसी को बता दिया कि जनाब ये रिजेक्शन है, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट गिर गया। जनरली जो रिजेक्शंस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर होते हैं, वो नॉर्मली जो है ना वो जनरल होते हैं, वो अक्सर जनरली ही लोग उसे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या था कि बच्चा गया, बच्चे की बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, बच्चे का बड़ा अच्छा आइल्स था, बिजनेस का बैकग्राउंड था, बच्चा एम्बेसी गया और जाके क्या हुआ कि बच्चे को ना एम्बेसी ने कहा कि आप जो है ना, जनरली इस तरह होता नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई और चीज़ जो है लाइक यही फ़ी आपकी जो फ़ी आपके पास जनरल एक फ़ीस 75 यूरो है, यही चार्ज की जाती है। ठीक है, उस बच्चे से हिस्ट्री लेकर एम्बेसी ने उसे कहा जनाब आप उस वक़्त जो जॉब सर्च वीज़ा के लिए चार्जेस होते हैं अभी ज़्यादा हैं, उस वक़्त वो 30,000 यूरो हुआ करते, सॉरी 30,000 रुपीज़, यूरो नहीं, 30,000 रुपीज़ थे। उसके बाद उन्होंने बच्चे की डिटेल इंक्वायरी की। ठीक है, और बच्चे का रिजेक्शन आ गया। ठीक है, अब रिजेक्शन आया, मैं भी खुद बड़ा परेशान हुआ कि ये रिजेक्शन जो है ये क्यों आ गया बच्चे का ना। बहरहाल हमें ना बच्चे ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की। हाँ, हमें ये ज़रूर होता है कि हमने बच्चे से पैसे उस वक्त लेने होते हैं जब हम उसका वीज़ा लग जाए। जब वीज़ा नहीं लगेगा तो हम उससे कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, मीन्स कि हमारी सारी मेहनत जो थी वो ज़ीरो हो गई। अब जनाब बच्चे की रिजेक्शन किस वजह से आई,
हमारे पास यहाँ पे जब आप इतनी देर से बैठे होते हैं, फिर मेरे पास उस बच्चे का एक दोस्त आया जर्मनी जाने के लिए, उसकी हमने प्रोसेसिंग की, वो बच्चा अभी माशाल्लाह जर्मनी बैठा हुआ। ड्यूरिंग उस बच्चे को उसी बच्चे ने रेफर किया हुआ था जिसकी रिजेक्शन थी, मींस कि वो बच्चा हमारी सर्विसेज से मुतमईन था, ठीक है। जो उसकी रिजेक्शन थी जिस बच्चे ने, उस बच्चे ने उस नए बच्चे को रेफर किया। ड्यूरिंग वैसे डिस्कशन ना वो कहता है जनाब वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत सख्त हैं, ठीक है। उसने फलां बच्चे की, उस बच्चे का नाम तो नहीं मैं ले सकता यहाँ पे उसने उसका रेफरेंस दिया कि उस बच्चे का उन्होंने वीज़ा भी रिजेक्ट किया और 5 साल का बैन भी लगा दिया। वजह क्या थी कि उसमें उसके मे भी शायद उस बच्चे का अपना कोई कसूर ना हो, मे भी किसी कंसल्टेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया हो जो प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने हमें बताया नहीं कि मेरे पास 5 साल का बैन लगा हुआ है, ठीक है जी, और उस जवान की रिजेक्शन आ गई। या फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है जी 2000 ये मेरा ख्याल है 2019 या 20 की बात है, 19 या 20 की बात है। अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे एम्बेसी चले जाते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा 4-5 बच्चों की इकट्ठी अपॉइंटमेंट भी आ जाती है। अब वो बच्चे इकट्ठे एम्बेसी चले गए, ठीक है जी। अब क्या हुआ, उनमें से 4 लोगों की, शायद 6, मेरे ख्याल में 7 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग थे ना, 4 लोग, आप इमेजिन करें कि उन 4 लोगों के पासपोर्ट उनके घर वापस आने से पहले वापस आ गए, उनके घरों में वापस आ गए, यानी कि विद इन 2-3 डेज। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एम्बेसी इंटरव्यू के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपके एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एथिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है एम्बेसी इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले आपका फीसिस जमा होती हैं, बैंक एम्बेसी को फीस के बारे में कंफर्म करता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है जो इटसेल्फ 5 to 10 डेज का काम है। नादरा के लिंक्स हैं, पाकिस्तान के जो क्रिमिनल ऑफेंस वाले लोग हैं उनके लिंक्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनली जो ये आपके पास जो ये इंटरपोल वगैरह या कुछ बड़े वेल नोन किस्म के लोग होते हैं, उनके वो जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके लिंक्स पे ये आपका सिक्योरिटी चेक करते हैं। अब जनाब इतना टाइम हुआ ही नहीं, 3 दिन के अंदर उन सब के वो 4 जो लड़के थे उनके पासपोर्ट वापस आ गए। अब उन्होंने मुझे किसी ने कोई कंस्ट्रक्टिव डिटेल नहीं दी, और मेरी ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि 4 बच्चों के इकट्ठे पासपोर्ट वापस आ गए हैं वीज़ा लगे बगैर, ठीक है। और फिर सब ने कहा जी सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो 3-4 लड़के और थे जिनका बाद में वीज़ा आया है, तो उन्होंने बताया कि जो ये सारे 4-5 लोग थे ना, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की लेटर ऑफ मोटिवेशन कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। और वीज़ा ऑफिसर ने उन्हें बताया कि जो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, आई विल स्ट्रेट अवे सेंड यू बैक टू योर होम, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा दोबारा तुमने ये काम किया तो वही हुआ। जब उन्होंने उसे पीछे हेड के साथ डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा जी नहीं हमें इस तरह के लोग नहीं चाहिए। हालांकि उसमें आईटी के स्टूडेंट भी मौजूद थे, और आईटी वो फील्ड है जिसकी जर्मनी में डेफिशिएंसी, प्रोफेशनल डेफिशिएंसी 73% है, इतने उन्हें आईटी के लोग चाहिए।